हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली क्लास में इसका पूरा सिलेबस बता दिया था, आप लोग को पता है कि यह जो विषय है 6 सेमेस्टर में 2 पेपर में डिवाइड है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पेपर का अध्ययन करना शुरू करेंगे। और पहले पेपर में जो सबसे पहले हम लोग को यूनिट 1 का अध्ययन करना है। यूनिट 1 जो है शैक्षिक संगठन से संबंधित है, और इसमें हम लोग को देखना है कि शैक्षिक संगठन क्या होते हैं और शैक्षिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कि पेपर 1 यानी प्रथम प्रश्न पत्र का यूनिट 1। हाँ, चलिए देखिए, आज के यूनिट 1 का जो टॉपिक है उसका नाम है शैक्षिक संगठन यानी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसी के बारे में हमको आज अध्ययन करना है। तो देखिए, जो शैक्षिक संगठन होते हैं वो शिक्षा से संबंधित कार्यों में जुड़े होते हैं। ये संगठन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ये सरकारी भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में भी हो सकते हैं, जिनका संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शिक्षा से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक संगठन का तात्पर्य क्या होता है या ये होता क्या है। देखिए, शैक्षिक संगठन यानी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य उन संस्थाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं से है जो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करती हैं। देखिए, ये ऐसे संस्थाओं से है, ऐसे संगठनों से है जो शिक्षा से संबंधित होती हैं या शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ये संगठन छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज को एक मंच प्रदान करते हैं जहां शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। देखिए, इनके द्वारा स्टूडेंट, टीचर, गार्जियन और समाज सबका आपस में जुड़ाव होता है, और जिसके जुड़ाव के फलस्वरूप ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। देखिए, अब देखते हैं हम लोग शैक्षिक संगठनों का महत्व, यानी शैक्षिक संगठन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये बहुत ही सहायक होते हैं, यानी शिक्षा से संबंधित जो भी गोल होता है, जो भी लक्ष्य होता है, ये उसको प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होते हैं। दूसरी चीज देखिए, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना, यानी शैक्षिक संगठनों के द्वारा शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित बनाया जाता है। किसी भी संस्थान में जाने पर देखिए, वहां पर एक व्यवस्थित तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है, या किसी प्रशिक्षण संस्थान में भी जाने पर वहां पर नियमों और विधियों के आधार पर क्रमिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये सब किसके वजह से संभव हो जाता है? यह एक संगठन होने के नाते ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, तीसरी इसकी महत्ता क्या है कि गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी किसी भी शैक्षिक संगठन में जाएंगे तो वो हर संगठन चाहता है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान करना इनका सबसे बड़ा महत्व होता है। उसके बाद देखिए, समाज के विकास और समृद्धि में योगदान देना, यानी जितने भी शैक्षिक संगठन होते हैं वो अपने समाज की वृद्धि में योगदान देते हैं और उसको और भी बेहतर करना चाहते हैं। अब देखिए, शैक्षिक संगठनों के प्रकार। शैक्षिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, इनको कई प्रकार में बांटा गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के ऐसे संगठन हैं जो डायरेक्ट शिक्षा से संबंधित है, जैसे विभिन्न प्रकार के स्कूल, तो वो भी इसी में आते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी संगठन है जो डायरेक्ट यानी औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो शिक्षा से संबंधित होते हैं। जिसमें देखिए, सबसे पहला है प्राथमिक स्तर के जो संगठन होते हैं, वो देखिए इसमें आते हैं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले संगठन, जैसे सरकारी और निजी स्कूल। देखिए, इसमें ऐसे संस्थान आते हैं जो छात्रों को, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और विभिन्न प्रकार के राज्य और जो है निजी विश्वविद्यालय। विभिन्न प्रकार के राज्यों में भी देखिए प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं,
और विभिन्न प्रकार के निजी लोगों के द्वारा भी प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, तो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है माध्यमिक स्तर, यानी ऐसे शैक्षिक संगठन जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें देखिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक, यानी 9, 10, 11, 12 की शिक्षा जिन शैक्षिक संगठनों में प्रदान की जाती है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक बोर्डों के माध्यम से, जिसमें देखिए सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी और विभिन्न प्रकार के राज्यों के जो बोर्ड होते हैं जैसे यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, तो ये सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए उच्च शिक्षा संस्थान, यानी ऐसे शिक्षा संस्थान, ऐसे शैक्षिक संगठन जहां पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। और उच्च शिक्षा में देखिए विभिन्न प्रकार के स्नातक, परास्नातक या शोध जो किए जाते हैं वैसे जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए विश्वविद्यालय और कॉलेज जो डिग्री और शोध कार्य प्रदान करते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय, आईटीआई, आईआईटी, बीएचयू, जेएनयू, उसी प्रकार से देखिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए अगला है तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान, यानी ऐसे संस्थान जहां पर तकनीकी शिक्षा दी जाती है, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन दिया जाता है और जहां पर व्यावसायिक यानी वोकेशनल एजुकेशन प्रदान किया जाता है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जिसके में देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पॉलिटेक्निक संस्थान, विभिन्न प्रकार के जो ट्रिपल आईटी होते हैं यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए इसको गैर औपचारिक संगठनों में भी विभाजित किया गया है। देखिए ये वे संगठन होते हैं जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रहकर शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें देखिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसे संस्थान हैं जो पूरी तरह से औपचारिक रूप से शिक्षा तो प्रदान तो नहीं करते हैं, फिर भी शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे देखिए NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, देखिए इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को विद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये विभिन्न प्रकार की वेबसाइट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी है जो शिक्षा में योगदान प्रदान कर रहा है। उसके बाद देखिए अनुसंधान संगठन यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए विभिन्न प्रकार के ऐसे संगठन हैं जो अनुसंधान और विभिन्न प्रकार के नई नई खोजों से संबंधित हैं, जिसका कार्य होता है कि अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए, इसको और भी ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन से संस्थान दे रहे हैं, एनसीईआरटी है, यूजीसी है और उसी प्रकार से देखिए एआईसीटीई है। तो ये संस्थान जो होते हैं अपने देश में विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं शैक्षिक संगठन की विशेषताएं, यानी ये जो शैक्षिक संगठन होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए ये जो प्रकार अब मैंने आप लोगों को बताया, ये प्रकारों में देखिए कुछ ऐसे भी शैक्षिक संगठन होते हैं जिनको देखिए सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त संगठनों के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। यदि कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो पूरी तरह से सरकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो निजी व्यवसायियों और जो व्यापारी होते हैं उनके द्वारा स्थापित किए गए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त होते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए शैक्षिक संगठन की विशेषताएं, यानी शैक्षिक संगठन की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। तो देखिए शैक्षिक संगठन की विशेषताएं उन गुणों और विशेषताओं का समूह है जो इसे अन्य संगठनों से अलग बनाती हैं। इसे शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक भी यह बनाती है। देखिए ये ऐसे महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो इसको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बनाती है। वो देखिए कौन कौन सी है। देखिए शैक्षिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहले लक्ष्य उन्मुखता, यानी गोल ओरिएंटेड।
जितने भी शैक्षिक संगठन होते हैं उनका देखिए एक लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य के प्रति वो अपना कार्य करते हैं। देखिए शैक्षिक संगठन का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है और ये संगठन छात्रों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए काम करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं। दूसरा चीज देखिए इसकी विशेषता क्या है, संरचनात्मक व्यवस्था यानी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। किसी भी शैक्षिक संगठन का देखिए जो व्यवस्था होता है वो संरचनात्मक होता है, यानी एक सिस्टम से तरीके से होता है। वही में देखिए क्या क्या होता है कि शैक्षिक संगठनों में कार्यों का वितरण और जिम्मेदारियों का निर्धारण व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। जैसे देखिए प्रिंसिपल, शिक्षक और अन्य स्टाफ सदस्यों की भूमिकाएं स्पष्ट होती है। यानी देखिए किसी भी शैक्षिक संगठन में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन भी करते हैं। उसके बाद देखिए विविध स्तर यानी मल्टीपल लेवल। जितने भी शैक्षिक संगठन होते हैं देखिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। जैसे देखिए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, तो सबका अपना अपना एक लेवल होता है और वो अपने लेवल के अनुसार ही कार्य करता है और अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्य को पूरा करता है। प्रत्येक स्तर की देखिए अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, उसको भी वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए इसकी अगली जो विशेषता है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए समय के साथ साथ ये जो शैक्षिक संगठन होते हैं अपने नियमों में, कानूनों में, विधियों में, तौर तरीकों में लचीलापन भी लाते हैं। देखिए समय के साथ साथ बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुसार शैक्षिक संगठन में बदलाव और सुधार किया जाता है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, लोगों की जैसी जरूरतें होती हैं उसी के अनुसार ये अपने सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव क्रमवाइज करते हैं। उसके बाद देखिए अगली विशेषता इसकी है समाज पर प्रभाव यानी सोशल इम्पैक्ट। शैक्षिक संगठन समाज के मूल्यों, संस्कृति और प्रथाओं को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। यानी समाज के जो भी मूल्य होते हैं, जो प्रथाएं होती है, जो संस्कृति होती है, उनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है। ये संगठन देखिए सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने में भी योगदान करते हैं। यदि देखिए समाज में कोई समस्या है तो उसका भी समाधान ये शैक्षिक तरीके से ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक भी करते हैं। इसके बाद देखिए अगली चीज है इसका नियमन और नियंत्रण यानी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। जितने भी शैक्षिक संगठन होते हैं देखिए वो किसी भी सरकारी नीति, नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। यानी ये अपने तरीके से मनमाने ढंग से काम नहीं करते, बल्कि जो नियम, कानून, विधियां इनके लिए निर्धारित की जाती हैं उसी के रास्ते से काम करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि उसको पूरी तरीके से फुलफिल किया जाए। देखिए इसमें देखिए सीबीएसई, यूजीसी, एनसीईआरटी जैसी संस्थाएं शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियम और मानक निर्धारित करती हैं और इन्हीं नियमों और मानकों के आधार पर अपने देश के जितने भी शैक्षिक संगठन हैं वो अपना कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए अगली विशेषता इसका है सहभागी प्रकृति यानी पार्टिसिपेटिव नेचर। जितने भी शैक्षिक संगठन होते हैं उनमें देखिए सभी हितधारकों यानी छात्र, शिक्षक, अभिभावक और प्रशासन की भागीदारी होती है जो इसे अधिक प्रभावी बनाती है। देखिए किसी भी शैक्षिक संगठन में आप देखेंगे कि वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट, टीचर, वहां का जो प्रशासक होता है, मैनेजर होता है और उसके अलावा जो भी अभिभावक होते हैं उनमें आपस में एक बेहतर तालमेल होता है और सभी लोग मिलकर, जुड़कर, एक साथ सहभागी बनकर इसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए अगली विशेषता इसकी है अनुसंधान और नवाचार यानी रिसर्च एंड इनोवेशन। ये जितने भी शैक्षिक संगठन होते हैं देखिए नई शिक्षण विधियों, तकनीकों और सामग्री का अनुसंधान और विकास करते हैं ताकि शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। देखिए बहुत से ऐसे संस्थान हैं अपने देश में जो शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने का हर समय प्रयास, नई नई तकनीकों, नई नई विधियों का उपयोग करने के लिए हमेशा ये अग्रसर रहता है। जिसमें देखिए अपने देश में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए एनसीईआरटी, उसके बाद देखिए उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी,
तकनीकी शिक्षा के लिए देखिए AICTE और मेडिकल शिक्षा के लिए एम्स निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसके बाद देखिए अगली विशेषता इसकी है मूल्य आधारित शिक्षा यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। देखिए किसी भी प्रकार के शैक्षिक संस्थान में आप जाएंगे तो वहां पर देखिए एक निश्चित मूल्य होता है और वह मूल्य छात्रों को अपने जीवन में अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से परिचित कराता है ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सके। देखिए हर समाज का हर वर्ग का अपना एक मूल्य होता है और उस मूल्य को प्राप्त करने का प्रयास इन शैक्षिक संगठनों के द्वारा किया जाता है जिससे छात्र अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से समझे और समाज में उसका निर्वहन बेहतर तरीके से करे। इसके बाद देखिए अगली विशेषता है इसकी सेवा उन्मुखता यानी सर्विस ओरिएंटेशन। किसी भी शैक्षिक संगठन का देखिए उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता है बल्कि समाज के विकास और कल्याण के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करना भी होता है। देखिए कोई भी शैक्षिक संगठन है वो मुफ्त में शिक्षा प्रदान नहीं करता है, वो लाभ कमाता है लेकिन उसका केवल उद्देश्य लाभ ही कमाना नहीं होता है बल्कि उसके साथ साथ वह गुणवत्ता भी प्रदान करता है और वो चाहता है कि लोगों का बेहतर तरीके से विकास हो, उनका कल्याण हो और जिसके अनुसार अपने देश को भी बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद देखिए अगली विशेषता है इसका संसाधनों का प्रभावी उपयोग यानी एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। इसमें देखिए किसी भी शैक्षिक संगठन में जो मानव होता है, वित्तीय संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, उसका प्रभावी और उचित उपयोग किया जाता है ताकि शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी किसी भी शैक्षिक संगठन में जो भी संसाधन हो, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, चाहे वित्तीय संसाधन, उसका समुचित और बेहतर उपयोग करने का प्रयास किया जाता है जिससे अच्छी और बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके बाद देखिए अगला चीज है इसकी विशेषता में उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी। किसी भी शैक्षिक संगठन का चाहे किसी भी संस्थान का चाहे व्यक्तिगत ही हो, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति उत्तरदायित्व नहीं देता है तो वो कार्य सही से नहीं होता है। तो उसी प्रकार से देखिए शैक्षिक संगठन अपने कार्यों और परिणामों के लिए उत्तरदायी होते हैं यानी जो कुछ भी वो करते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होते हैं जिससे देखिए वे छात्रों, अभिभावकों और समाज के प्रति जवाबदेही भी देते हैं। यानी वो जवाब देने का जिम्मेदारी उन्हीं का होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों से हटते नहीं है। देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए सरकारी स्कूल। देखिए सरकारी स्कूल निःशुल्क और सुलभ शिक्षा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से देखिए जो निजी स्कूल होते हैं वो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं लेकिन इसके लिए वे शुल्क लेते हैं। देखिए शिक्षा प्रदान दोनों लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, निःशुल्क और सुलभ शिक्षा प्रदान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है यानी वो वंचित हैं, तो उनको प्रदान करते हैं। और ये जो निजी है वो ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं लेकिन उनको बेहतर शिक्षा चाहिए जिसके लिए उनको कोई भी मूल्य चुकाना पड़े तो वो चुकाते हैं। तो इसलिए उनको ये निजी शिक्षा संस्थान उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। अब देखिए तीसरा है खुला विश्वविद्यालय यानी जैसे देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको शॉर्टकट में इग्नू कहा जाता है। यह देखिए अपने देश में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है और ये ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है जो लोग औपचारिक रूप से या साक्षात प्रत्यक्ष रूप से किसी क्लास में बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां पर विद्यालय स्थापित नहीं है या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी रोजगार, व्यवसाय या कार्य के बोझ की वजह से विद्यालयों में, स्कूलों में जाकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये लोग उच्च शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार के विद्यालय जो होते हैं छात्रों को मूलभूत शिक्षा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से देखिए जो रेगुलर विश्वविद्यालय होते हैं वहां भी देखिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान का कार्य किया जाता है और छात्रों को बेहतर बनाया जाता है। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी शैक्षिक पाठ्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करता है, इसका विकास करता है जिससे अपने देश के छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। तो देखिए इस प्रकार से इस पूरे टॉपिक का जो निष्कर्ष निकल के क्या आ रहा है, कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है कि शैक्षिक संगठन किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का आधार होते हैं। ये शिक्षा को सभी तक पहुंचाने और समाज के विकास में योगदान देने के लिए कार्य करते हैं।
शैक्षिक संगठन की ये विशेषताएं इसे एक महत्वपूर्ण और समाज उपयोगी संस्थान बनाती हैं और इन विशेषताओं के माध्यम से यह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा कि किसी भी देश में जो शैक्षिक संगठन होते हैं वो देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और देश के छात्र छात्राओं के ज्ञान में भी विकास करने में योगदान देते हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं और उस अच्छी शिक्षा के माध्यम से वह छात्र अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने देश का बेहतर विकास करने में सक्षम होता है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। यही आपके यूनिट 1 में जो सिलेबस के रूप में था, इतना ही हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ना था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने अपने आप को इस क्लास में इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसका नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में आप लोग को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहीं तक रखा जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।